हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं रवि रोशन आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे स्वागत करता हूं। और आइए आपके इस क्लास में हम लेकर आए हैं, आज हमारा यह दूसरा क्लास और अकाउंटेंसी की वीडियो है, जिसमें हम आज अपने दूसरे चैप्टर थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को क्लोज़ कर देंगे। आज हमारा ये लास्ट डे है, इसके बाद हम बस एक क्विज़ करेंगे और ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से आज ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने सेशन में आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आपके नियर एंड डियर जो हैं वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। आप सिंपली वहाँ टाइप करेंगे रवि रोशन KR6388। तो आइए अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गाइस IFRS की। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक जो होगा डिस्कशन का वो होगा नीड ऑफ IFRS। एंड द थर्ड टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज GST। फोर्थ टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ GST एंड द लास्ट वन इज एडवांटेज ऑफ GST। तो ये 5 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने इस सेशन में। तो बने रहिए सेशन के लास्ट तक, पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझिए। एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए वीडियो को और रिवाइंड करके देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज जो हैं वो डाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं IFRS क्या है। और IFRS का फुल फॉर्म सबसे पहले मैंने पिछले की क्लास में आपको बताया था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। क्या है ये IFRS? तो लिखा है देयर हैव बीन वास्ट चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो विद द इमर्जिंग ऑफ LPG। LPG का फुल फॉर्म यहाँ होगा, L से होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक, तो ये 3 बदलाव जो आए हमारे इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, इसने एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो को तो पूरी तरह बदल के रख दिया। हमारी जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया। सिंस ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मेंटेनिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। अलग अलग कंट्रीज़ में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखने के, बिजनेस रिकॉर्ड्स को रखने की अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं। सो इट बिकम्स अ कम्प्लेक्स एक्सरसाइज टू डील विद द एग्जिस्टिंग रूल्स। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि जो उसके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके एग्जिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करें कि सिमिलर पैरामीटर फिक्स करें और फिर उसका कंपैरिजन करें। ठीक, it is very important to put the financial statement forward by the business organization across the countries are comparable on same parameter. In view of this, a trend towards global convergence of accounting standard is seeking moment for international financial reporting system IFRS। मतलब कि हमने क्या कहा कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल और रेगुलेशन है अकाउंटेंसी को रखने के। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कंपैरिजन करें तो सिमिलर बेसिस हो, उसका सिमिलर पैरामीटर हो। तो इसी के लिए IFRS की ज़रूरत पड़ी और IFRS जो है सिमिलर पैरामीटर पे इनको रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो सिमिलर पैरामीटर पे चीज़ों को रखें और तब इजीली कंपेयर हो पाता है। और इस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के होते हुए भी हम IFRS की बदौलत अपने अकाउंटिंग कंपैरिजन को सक्सेसफुली ग्लोबली कर पाते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक के, और यहाँ है नीड फॉर IFRS, क्या ज़रूरत है इसकी। तो लिखा द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज़ होते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी हो, चाहे नई पॉलिसी बनानी हो, चाहे पुरानी पॉलिसी को रिव्यू करना हो, तो हम किस बेसिस पे करते हैं? तो इसका बेसिस होता है हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, तो इसमें गड़बड़ी को रोकने के लिए, इसमें मैनिपुलेशन को रोकने के लिए एक कंसिस्टेंट वे की ज़रूरत होती है और यही कंसिस्टेंट वे है हमारा IFRS, जो एरर को और फाइनेंशियल मैनिपुलेशन को रोकता है और हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% सही होता है और फिर हम इस पर विश्वसनीयता रख सकते हैं, इसकी रिलायबिलिटी बनी रहती है, इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, चलिए आइए हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर चलें, और दूसरा पॉइंट है हमारा IFRS हेल्प इन ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। Different countries applies different sets of accountancy rules. This will restrict uniformity and comparability of financial statements. Therefore, IFRS promotes global standard for each of business growth. जैसा कि हमने अभी अभी आपसे कहा कि IFRS जो है एक ग्लोबली पैरामीटर सेट करता है और उसी पैरामीटर के बेसिस पे कंपेयर करता है सारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ भी ये लिखा है
कि ये ग्लोबल हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है मेल मिलाप, तो वैश्विक मेल मिलाप जो होती है, आर्थिक मेल मिलाप, उसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अलग अलग कंट्री में जो अलग अलग अकाउंटेंसी के सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके बावजूद भी ये यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी को सक्सेस करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है, और इसके लिए एक पैरामीटर एस्टेब्लिश्ड करता है। ठीक, तो ये इस तरह से हमारी मदद करता है। तीसरी इसकी ज़रूरत क्या है, तो तीसरी इसकी ज़रूरत है इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड अचीव सब्सटेंशियल बेनिफिट फॉर ऑल कैपिटल मार्केट्स स्टेक होल्डर्स। ये जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करता है, और फिर इससे होने वाले बेनिफिट्स को कैपिटल मार्केट के जो होते हैं स्टेक होल्डर्स, उनको जो इससे बेनिफिट्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये था IFRS, और ये थी इसकी ज़रूरतें कि क्या इसकी ज़रूरतें हैं। और अब हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे, और थोड़ा ब्लर फोटो है तो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ टैक्सेस को दो भागों में बांटा गया, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। ये मिस प्रिंट है डायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस को दो भागों में बांटा गया, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, कि जो हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, ठीक, उसके बीच में किसी तरह की कोई हस्तक्षेप किसी और की नहीं होती है, किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, किसी और दूसरे बड़ी से होकर नहीं गुजरता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये हमें डायरेक्ट पे नहीं करना पड़ता। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते हैं, तो सर्विस टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी, CST, कस्टम, वैट, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे वैट होते हैं, ऑक्ट्री होते हैं, लग्जरी होते हैं, एंट्री टैक्स होते हैं। तो इन सबको अब देखिए यहाँ पे सर्कल कर दिया गया ना, इन सबको अब कंबाइंड करके एक टैक्स लगाया गया, और वो है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, आगे बात समझ में। आइए अब हम देखते हैं अपने अगले स्लाइड पे क्या है। तो GST, वन नेशन वन टैक्स, ये इसका टैगलाइन ही है कि GST जो है वो एक राष्ट्र एक टैक्स के नाम से चल रहा है, और इसके 3 फॉर्म होते हैं। जनरली GST जो होता है वो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है CGST, जिसे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। दूसरा है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये राज्यों के द्वारा प्रभारित किया जाता है। और तीसरा है IGST, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, अब हम बात कर लें कि सबसे पहले GST क्या है, और ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं इसके, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, पहले जो टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसा कि हमने अभी अभी पिछले अपने स्लाइड में पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्री, एंट्री फ़ी, इन सारी चीज़ें, ये सारी बहुत सारी टैक्सेस लगाई जाती थी। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो हमारे एक्साइज ड्यूटी को, बाकी टैक्सेस को पे करवाती थी हमसे। तो अब क्या हुआ कि एक ऐसी टैक्स व्यवस्था आई जिसमें कहा गया कि ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग जगह पे, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रेट से टैक्स देना पड़े। तो इसीलिए ये GST लाया गया। और GST में क्या होता है, पूरे कंट्री में एक रेट होता है उस टैक्स का। किसी एक चीज़ पे आपको जो टैक्स बिहार में देना है वही टैक्स मध्य प्रदेश में, वही टैक्स पंजाब में, वही टैक्स बंगाल में। ठीक, तो इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, हर जगह ये इक्वली उतना ही आपको पे करना होता है। इसीलिए इसका नाम है वन नेशन वन टैक्स। दूसरी इसकी टैक्सेस जो पहले लगाई जाती थी उसकी खामी क्या थी, सो देखिए। जैसे मान के चलिए जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो पहले वो क्या होता है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, फिर वहाँ से डीलर को मिलता है, फिर डीलर जो है वो सप्लायर को देता है, सप्लायर रिटेलर को देता है, और फिर वहाँ से हम तक आता है। तो यहाँ बीच में 3-4 इसके बैरियर्स हो गए। तो ये 3-4 बैरियर्स जो हो गए वो अलग अलग जगह पे सारे लोग टैक्स जो हैं, मतलब उसका टैक्स बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम तक पहुँचते पहुँचते वो और ज़्यादा उसका MRP हो जाता है, और फिर उस पर टैक्स हमको उसी रेट से और ज़्यादा पे करना होता है। तो इसी को कम करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें कहा गया कि जो फाइनल बायर होंगे, फाइनल परचेज़र होंगे, उन्हीं को टैक्स पे करना होगा, और इसी को हम GST के नाम से जानते हैं, वन नेशन वन टैक्स। CGST, SGST और IGST मैंने बता दिया। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बोलते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, ठीक है। तो जब इकट्ठा या एकीकृत हम टैक्स लगाते हैं जिसमें CGST और SGST दोनों इंक्लूड होता है, तो उसे हम IGST कहते हैं। मोटे तौर पे अगर हम ये कहें कि IGST इक्वल टू CGST प्लस SGST, तो कोई गलती
नहीं होगी। अब एक एग्जांपल से हम इसे और अच्छे से समझेंगे। लिखा है कि अगर राजेश नाम का कोई आदमी है जो मध्य प्रदेश में सामान बेच रहा है, और आनंद जो है रायपुर के, उनको इसने सामान बेचा 1,00,000 रुपए का, और इस पे जीएसटी की जो रेट एप्लीकेबल है वो है 18%। 9% इसमें CGST होगा और 9% SGST होगा। तो इस केस में क्या होगा गाइज, डीलर जो होंगे वो चार्ज करेंगे 18,000 रुपीज़। 1,00,000 का 18% 18,000। अब इस 18,000 को हम क्या कहेंगे कि ये IGST है, और इसमें 9,000 जो होगा वो CGST होगा, और 9,000 जो होगा वो और क्या होगा, SGST होगा। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए अब हम बात कर लें इसके कैरेक्टरिस्टिक की, कि जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या विशेषताएं होती हैं इसकी। तो लिखा है जीएसटी इज़ अ कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री यू अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जीएसटी क्या है, तो ये पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था है जिसके तहत आपको पूरे देश में एक रेट ऑफ टैक्सेस पे करना होता है, कहीं कोई वेरिएशन नहीं होती। तो इसीलिए लिखा है कि ये कॉमन लॉ और प्रोसीजर है जिसमें थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए सिंगल रेट ऑफ टैक्स से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आगे है जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या होता है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? तो गाइज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब, डेस्टिनेशन का मतलब होता है पहुंच, ठीक है। तो जहाँ पे हम ये कोई भी सामान गुड्स जो है परचेज़ करते हैं, तो ये उसी बेसिस पे वहाँ CGST या SGST या IGST लगाया जाता है, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अगली क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक? तो अगली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि जीएसटी इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसे गुड्स और सर्विसेज, माल और सेवाओं दोनों पे इक्वली वसूला जाता है, कहीं कोई हेरफेर, कहीं कोई वेरिएशन इसमें नहीं होती है, ठीक। फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक है देयर इज़ नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स। पहले क्या होता था कि जब हम कोई सामान खरीदते थे तो उस पर हमें अतिरिक्त उपकर देना पड़ता था जिसे सेस कहते थे। फिर रीसेल टैक्स देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई डीलर हूँ, मैंने सप्लायर को माल बेचा तो वहाँ पे एक बार टैक्स लगा, फिर उसका MRP बढ़ के रीसेलर को गया तो वहाँ भी टैक्स लगा, फिर रीसेलर से वो कंज्यूमर तक आया तो वहाँ भी उसका टैक्स लगा। तो एक ही सामान पे 2 बार 3 बार टैक्स पे करते करते उसकी MRP काफ़ी बढ़ जाती थी, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो इसी को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया, और ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एडिशनल टैक्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक, ये बिल्कुल हट जाते हैं। आगे लिखा है मिनिमम नो नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2। यहाँ नॉट होगा, जे गलती से टाइप हो गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स जो होंगे टैक्स के वो 2 ही होंगे, एक CGST होगा और एक हमारा SGST होगा, ठीक। आगे लिखा देयर इज़ नो मल्टीपल लेवी टैक्स सच ऑफ सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्री, ETC। तो गाइज ये जीएसटी जो है इसको लाया इसीलिए ही गया था कि कोई भी एक्स्ट्रा टैक्सेस जो होते हैं, जो अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जो हमारी स्टेट कैपिटल होती थी वो सेल्स टैक्स लगाती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्री, ये सब। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते थे वहाँ हमको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो इन्हीं के बदले में जीएसटी को लाया गया, और जीएसटी इन सब के बदले में एकमात्र टैक्स है, जैसा कि हमने अपने इसके शुरू में ही हमने जो ग्राफ देखा था उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई थी। चलिए अब हम बात कर लें अपने लास्ट स्लाइड की, और यहाँ हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहला इसका एडवांटेज है कि जीएसटी वुड हेल्प टू एक्सटेंड कॉम्पिटिटिव एज इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जीएसटी के होने से क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस जो होगी उसमें एक एज मिलेगा उसको, वो बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगी। इट विल इवेंचुअली प्रमोट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता को ये सुनिश्चित करेगी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा है जीएसटी हैज़ रिमूव्ड द कॉम्प्लायंस कॉस्ट। इसमें कई कॉस्ट है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पहले कुछ सामान ऐसे हुआ करते थे, जैसे पहले मेडिसिन की बात अगर आप करें तो मेडिसिन हम खरीदते थे तो उस पर लोकल टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता था, ठीक है। तो जो उसका MRP होता था उस पर लोकल टैक्स जो होता था वो कहीं मेंशन होता ही नहीं था। तो वो दुकानदार अपने मन से किसी पे 5 रुपये, किसी पे 10 रुपये, किसी पे 50 रुपये, वो अपने मन से वसूल कर लिया करते थे लोकल टैक्स, ठीक। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया, और यही इसका एक एडवांटेज है कि ये कॉम्प्लायंस कॉस्ट को दूर करता है। जीएसटी हैज़ रिमूव्ड द कैस्केडिंग इफेक्ट इन ट्रांजैक्शंस, एंड फिफ्थ वन इज इन introduction of GST has resulted in the abolition of multiple types of taxes
इन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जीएसटी के आने से, जीएसटी के इंट्रोडक्शन के कारण कई टैक्सेस जो हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो हैं, उनका एबोलिशन हो गया। एबोलिशन का मतलब उन्मूलन होना, गायब हो जाना, ठीक है। तो उनका उन्मूलन हो गया है और अब केवल एक और एकमात्र टैक्स है और वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गाइज़, आज के क्लास में हमने जीएसटी और आईएफआरएस के बारे में पढ़ा और पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो गई होंगी, तो आप फिक्र नहीं करेंगे। आप पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और मुझे अपना नंबर और नाम कमेंट में दे दें, ताकि मैं आपको अपने लेट्स कॉमर्स क्लास के ग्रुप से ऐड कर सकूँ और वहाँ पे आपको पीडीएफ, नोट्स, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि सारी जो भी क्लास हुई है इन सब का नोट्स बनाना, इन सब का बारी बारी से नोट्स बनाना, चीज़ों को बार बार देखना। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैंने जैसा कि कहा कि आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।